हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी सही होंगे। तो आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ से भी इससे क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ में थ्योरी के इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज से इसको पढ़ेंगे और नेशनलिज्म इन इंडिया में खासतौर से हम डिस्कस करेंगे 1915 के बाद में, जिसको स्पेशली आप बोल सकते हैं गांधीयन एरा। गांधी जी के आने के बाद में भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस तरीके से और किन चरणों में होता है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसकी। सबसे पहले तो जरूरी है ये जान लेना कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ये आपका थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन है और आप भी कमेंट में जाकर के आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। आप बताइए कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय द नेशनलिज्म। आप राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। ठीक, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रवाद की। अगर हम बात करें नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना है। एज अ डिवोशन टुवर्ड्स द नेशन, है ना। राष्ट्र के प्रति जो है वो डिवोशन की भावना जो है वो नेशनलिज्म कहलाती है। यहाँ पर जो है नेशनलिज्म को हम कह सकते हैं कि इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, एक साथ सामूहिक पहचान की जो है वो भावना जब डेवलप होती है। पर्सनल आइडेंटिटी को जब हम कलेक्टिव आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना का, नेशनलिज्म की भावना का विकास होता है। ठीक है, भारत में ये चरण जो है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो हुआ था, उपनिवेशवादी आंदोलन जो शुरू हुआ था, उस उपनिवेशवादी आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गया था और इसका इतिहास जो है वो काफी पहले से रहा है। ठीक है, और हम पीछे जाकर के उन सारी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर टू द पॉइंट चलना है और आपको जो है इन बातों को समझनी है जो कि आपके चैप्टर्स में दी गई हैं। ठीक, तो नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं, ये चीज आप जाकर के कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ ही साथ में हम आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछते चलेंगे। ठीक, या जब सेशन खत्म हो जाएगा उस सेशन के बाद में जो है हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट में जाकर के उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि आप जो है वो पूरी तरीके से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला आप तो यही बताएंगे हमको कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। ठीक है, अच्छा, चैप्टर की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चैप्टर की शुरुआत होती है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया था 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 से शुरू हो गया था और ये एक लंबा चलने वाला युद्ध था। ठीक है, जिसको फर्स्ट ग्रेट वॉर का नाम दिया गया। ये जाकर के 11 नवंबर 1918 में जाकर के समाप्त हुआ था। 11 नवंबर 1918 तक जो है ये चला था और इस दौरान जो है वो बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि भारत में ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। इसके कारण से भारत का हित भी कहीं ना कहीं सीधे तौर से प्रभावित हो रहा था। तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो है हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में किस तरीके से आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया। ठीक है, और इस आर्थिक समस्याओं ने जो है एक वाइड स्प्रेड एंगर को जन्म दिया, जिसने किसी न किसी रूप में जो है वो नेशनलिज्म का रूप ले लिया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाता है। 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसके फिर से आने की संभावनाएं हैं। हम इसकी जो है चर्चा पॉइंट्स में कर सकते हैं, बिंदुओं में कर सकते हैं और जो है इस टॉपिक को भी हम इसी के अंतर्गत कवर कर सकते हैं। ठीक है, कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहली चीज तो यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आप जानते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में लड़ा गया था। ठीक है, कैसे जो है वो एक्सिस पावर और अलायंस जो है वो अलग अलग युद्ध लड़ रही थी, लेकिन हित जो है वो दुनिया के लगभग सभी देशों का प्रभावित हो रहा था। भारत का खास तौर से, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और
जो है ब्रिटेन भारत से इकोनॉमिक ड्रेन कर रहा था, यानी कि पूरा पैसा जो है ये यहाँ का ले जा करके वो युद्धों में और दूसरे अन्य कार्यों में भी लगा रहा था। तो भारत का हित इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहा था। तो हम थोड़ा सा इसको पॉइंट्स के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से भारत का हित इन युद्धों से प्रभावित हो रहा था और कैसे जो है इंडिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ, सबसे पहली चीज तो हम जो देखेंगे वो ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बढ़ा देता है हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर को। ठीक है, गवर्नमेंट इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो है युद्ध के लिए जो सामान बनाए जाने वाले थे या जो सामान बनाए जाते थे, जो वस्तुएं बनाई जाती थी युद्ध के पर्पज से, जो है वो भारत के ऊपर जो है वो ज्यादा चार्जेस लगा दिए गए, ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए और खर्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाने का जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोझ भारतीयों के ऊपर ही पड़ना था, और जब भारतीयों के ऊपर उसका बोझ पड़ना था तो भारतीयों में निश्चित रूप से जो है वो रोष व्याप्त होना था। ठीक है, यू कैन also see that the custom duties were raised and the income tax introduced। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई, जो सामान हमारे यहाँ पर आता था, इंपोर्ट होता था और एक्सपोर्ट होता था, उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई और साथ ही साथ में इनकम टैक्स भी लगा दिया गया लोगों के ऊपर। ठीक है, एक निश्चित आय से ऊपर वाले लोगों को जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये भी एक तरीके से किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर सीधा प्रहार था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के ऊपर सीधा प्रहार था, जिससे भारतीयों में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यही चीजें नहीं होती हैं। वो समय, वो दौर जो था, उस समय हम कई सारी और अन्य परेशानियों से भी जूझ रहे थे, जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे एक बात तो ये जो है वो बहुत ही जरूरी है समझ लेना कि क्या हो गया था कि जबरदस्ती गांवों से ले जाकर के सोल्जर्स को भर्ती किया जा रहा था। युद्ध के दौरान सोल्जर्स की अधिक आवश्यकता थी, एजेंट्स तैनात कर दिए गए थे गांवों में कि जो है वो जबरदस्ती लोगों को जो है वो सेना में भर्ती कराएंगे। और जबरदस्ती सेना में भर्ती कराने के लिए जब वो करा रहे थे, इसके कारण भी जो है लोगों में गुस्सा व्याप्त हो गया था। समुद्र पार उनको जाना पड़ता था लड़ने के लिए, और हमारे यहाँ पर तो समुद्र पार करने को ही अपराध माना जाता था। ठीक है, या समुद्र पार करने कई सारे समाजों में, कई सारे धर्मों में इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। साथ ही साथ में ये भी देखने को मिलता है कि जिनकी इच्छा नहीं थी, जिनका मन नहीं था, उन सारे लोगों को भी, युवाओं को जो है वो जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। तो जबरदस्ती जब सेना में भर्ती किया गया तो उसका गुस्सा जो है वो लोगों में व्याप्त हो गया और उसका परिणाम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भोगना पड़ा। भारत में राष्ट्रवाद की जो है वो भावनाएं और भी ज्यादा तीव्र होने लगी। इन सारे कार्यों से ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारतीयों के मन में रोष व्याप्त हो गया, और ये जो रोष था, ये जो गुस्सा था, ठीक है, इसने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में मदद दिया। ठीक, तो हम दोनों चीज एक साथ में देखते हुए चलते हैं कि जो है एक तरफ तो ये हमारे इकोनॉमी पे सीधा सीधा प्रहार है, एक तरीके से अगर जो देखा जाए तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि इस चोट के कारण जो विरोध का स्वर खड़ा होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो जो है नेशनलिज्म की जो भावना है उसको बढ़ाता है आगे। ठीक है, यही समय था जबकि क्रॉप्स जो है वो फेल हो गए थे। ठीक है, क्रॉप्स failed in many parts of the India, especially in the 1918 and 19 and 1920 and 21। ठीक है, 1918 और 19 में, और 1919 और 20 में फसलें जो है वो खराब हो गई थी, सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। और इस सूखे और अकाल के दौरान युद्ध के खर्चों की भरपाई करने के लिए भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती टैक्स आरोपित कर दिया जाता था। तो एक तरफ तो वो ऐसे सूखे की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो ये दोनों बोझ उनके ऊपर एक साथ में पड़ जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है, वाइड स्प्रेड एंगर। ठीक है, लोगों के मध्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो गुस्सा व्याप्त हो जाता है और लोग जो है इसका विरोध करने लगते हैं। और आप कह सकते हैं कि चेरी ऑन द केक है ना, यानी कि लास्ट में जो है क्या हुआ, लास्ट में एक और भी चीज थी विच इज द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, है ना। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इसने क्या किया, सपोर्ट किया। और एक तरीके से आप कह सकते हैं किस चीज को सपोर्ट किया, एक तो भारत में जो है वो
लोग परेशान थे फसलों की बर्बादी के कारण, फसल फेल हो रहे थे, और साथ ही साथ में उसी समय इन्फ्लुएंजा फैल गया। तो ये जो चीजें थी, ये जो बातें थी, इन सारी चीजों ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो गुस्सा भर दिया, जिसके कारण जो है यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है। लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जो है वो विरोध करने लगते हैं। ठीक है, इन सब का परिणाम जो है वो वाइड स्प्रेड एंगर के रूप में हम लोग देख सकते हैं। थ्रू द वॉरियर द प्राइसेस इंक्रीज्ड। और एक बात जो है वो भी आप समझ लीजिए कि वार के दौरान, युद्ध के दौरान जो वस्तुओं की कीमतें हैं, उन वस्तुओं की कीमतों में भी बहुत तेजी से वृद्धि होती है। और इतना तेजी से वृद्धि होती है तो कई चीजों के दाम जो है वो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। तो कई डबलिंग बिटवीन द 1913 एंड 1918, 1913 से 18 के बीच में, 1913 से 18 के मध्य में जो है वो वस्तुओं के दाम लगभग डबल हो जाते हैं, लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। सामान्य लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल के दिन थे, बहुत ही कठिन दौर था। ठीक है, तो इस कठिन दौर में लोगों का गुस्सा भड़कना जायज था, और वो गुस्सा जो है वो पूरा व्याप्त हो गया था सभी लोगों के मन में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलनों में, स्ट्राइक्स में जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे समय में जो है एक भारत में जो है एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जिसने कि लोगों को जो है एक नया नेतृत्व प्रदान किया, आप कह सकते हैं, और नया तरीका दिया युद्ध करने का, नया तरीका दिया लड़ने का, नया तरीका दिया राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का, नया तरीका दिया विरोध करने का। ठीक है, यू कैन से द न्यू लीडर अपीयर्ड एट द सेम टाइम। हु इज द न्यू लीडर? द न्यू लीडर इज महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। हालांकि महात्मा गांधी जो है वो भारत में दक्षिण अफ्रीका से सफलता पूर्वक जो है वो सत्याग्रह करके, आंदोलन करके भारत में 1915 में ही आ गए थे। ठीक है, लेकिन जो है 1915 के बाद से ही उन्होंने पूरे भारत में जो है वो सत्याग्रह आंदोलन करने चालू कर दिए थे। ठीक है, जो भी उन्होंने आंदोलन किया वो न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल था। ठीक है, यानी कि विरोध का, स्ट्रगल का, संघर्ष का एक नया तरीका था। वो नया तरीका क्या था? वो था सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह जो है वो गांधी जी का, आप ये कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख हथियार था। और उस प्रमुख हथियार का जो है वो दो स्तंभ थे, एक था उनका सत्य और दूसरा था अहिंसा। यानी कि विरोध करना है लेकिन किसी भी तरीके से जो है वो झूठ का सहारा नहीं लेना है और हिंसा का सहारा नहीं लेना है। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए विद्रोह करने की, विरोध करने की जो तरीका महात्मा गांधी जी के द्वारा अपनाया गया, उसको सत्याग्रह का नाम दिया गया। ठीक, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, जिसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर के। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से लेकर के कब तक चला था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। पहला तो हमने आपको बताया था कि जो है कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनलिज्म, आप जाकर के इसका जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ में आप इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से लेकर के कब तक चला था। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, और महात्मा गांधी जी का। ठीक है, हम आपको बताएंगे महात्मा गांधी जी के दौर में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी किस तरीके से एक मैजिशियन के रूप में, एक जादूगर के रूप में जो है वो भारत में उभर करके आते हैं, और भारत में जो राष्ट्रवाद के जो विचार है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, उस राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए उन्होंने किन किन तरीकों का, कौन कौन से हथियारों का प्रयोग किया, कैसे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, किस तरीके से जो है महात्मा गांधी जी ने समय समय पर जो है विभिन्न आंदोलनों के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जड़ों पर प्रहार किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है इन क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिएगा।